मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक और मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। मतलब जो बोतल में पानी आता है ना, बाहर मिलता है, उसको बोलते हैं मिनरल जल। तो ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, शुद्ध नमक है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, लिखा हुआ है, तो क्या ये शुद्ध है? हाँ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुसार ये शुद्ध है। लेकिन अगर हम इसको विज्ञान की भाषा में देखने जाएं तो ये चीज़ें कैसी हैं? शुद्ध नहीं हैं। कैसे? चलो हम देख लेते हैं कैसे। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? हाँ, शुद्ध घी लिखा रहता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जैसे आप दुकान पे लेने गए तो आपने बोला भैया कि मुझे शुद्ध घी दे दो, शुद्ध दूध दे दो, तो उसमें क्या होगा, कोई मिलावट नहीं की हो, ऐसा पानी नहीं मिलाया हो, तेल ना मिलाया गया हो घी में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? शुद्ध घी। ठीक है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो विज्ञान है उसके अनुसार क्या होता है वो देखते हैं। वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। वैज्ञानिकों के लिए क्या है, जो भले शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, शुद्ध नमक है, लेकिन वो सारे क्या हैं? मिश्रण हैं, शुद्ध नहीं हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है। कैसे? देख लो। हाँ, कैसे हैं देखो कि वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। उदाहरण के लिए जो दूध है, वो दूध में क्या क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। वसा यानी फैट, चर्बी, जिससे हम जैसे घी निकालते हैं ना, घी मक्खन निकलता है, वो वसा है, फैट है, और उसमें प्रोटीन होता है बहुत सारा। इन सब का मिश्रण है। तो अब एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो विज्ञान के भाषा में क्या हो गया? वो शुद्ध नहीं है, वो मिश्रण है, वो शुद्ध नहीं है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। वैज्ञानिक का मतलब, शुद्ध का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर पदार्थ में मौजूद जो कण हैं, सारे के सारे कण कैसे हों? समान रासायनिक प्रकृति के, समान रासायनिक प्रकृति के हों। जैसे अब नमक है, नमक को ले लो, तो नमक को अगर हम ले लेते हैं तो नमक के अंदर हमको मालूम है कि अगर नमक शुद्ध है तो उसके अंदर खाली NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, खाली सोडियम क्लोराइड का कण होने चाहिए। या आपने पानी ले लिया तो पानी में H2O, खाली पानी H2O, इस तरह से जल ही होना चाहिए, H2O 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 इस तरह ही होना चाहिए। और उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या कोई भी चीज़ें अंदर, रेती बालू कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब यानी कण जो अंदर पाए जाते हैं वो सभी समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। अब समान रासायनिक प्रकृति के कब होंगे? जब सभी कण एक ही प्रकार के होंगे। सभी कण एक ही प्रकार के होंगे तो वो क्या होंगे? समान रासायनिक प्रकृति धारण करते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल। अब जैसे हम देखते हैं अपने आसपास, कोई भी पदार्थ क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या अवयवों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है शुद्ध पदार्थ। जैसे पहला दिया है समुद्र का जल। अब समुद्र का जल जो है उसके अंदर एक तो पानी होता है,
और मुख्य चीज़ें देखने जाओ, पानी होता है और नमक होता है। वैसे उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बालू होगा, पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, ऐसे सब चीज़ें। तो इस तरह देखने का कोई भी पदार्थ है ना, वो क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिला होता है। लेकिन अगर उसमें मैं पानी निकालूं खाली तो पानी शुद्ध है, खाली नमक निकालूं तो नमक शुद्ध है। इस तरह से कोई भी जो पदार्थ है वह दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज। अब खनिज जो है, खनिज का मतलब क्या हो गया, लोहा, सोना, कॉपर, ऐसी सारी जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, मिश्रण के रूप में होती हैं। खनिज में मिश्रण के रूप में होती हैं सारी धातुएं। उनको बाद में क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। सोना अलग कर लिया जाएगा, चांदी अलग किया जाएगा, लोहा अलग किया जाएगा, इस तरह से उनको अलग किया जाता है। मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। अब मिट्टी को देख लो, मिट्टी में कितनी सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया था। मिनरल्स जितने भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मिट्टी में मिली होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, मिश्रण है और विज्ञान की भाषा में शुद्ध नहीं है। अब अगर हम देखने जाएं, पूछे कोई कि मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण हमको क्या समझने का, देख लो परिभाषा। मिश्रण जिसे जिसे पदार्थ कहा जाता है। मिश्रण क्या है, एक पदार्थ है। इसकी परिभाषा देख लो, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों। अब शुद्ध तत्व की बात करता है, शुद्ध तत्व की बात करता है तो शुद्ध तत्व जैसे क्या हो गया, लोहा, आयरन शुद्ध तत्व, लोहा हो गया, उसके बाद सोना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई शुद्ध तत्व। सोडियम हो गया, Na जो हम बोलते हैं शुद्ध तत्व, सोडियम हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, ये सब शुद्ध तत्व हैं, ठीक है। अगर यौगिक का नाम लेगा, यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, H2O हो गया, पानी हो गया, CO2 हो गया, ये सब यौगिक हो गए। ये सब क्या हो गए, यौगिक हो गए। तो शुद्ध तत्व या NaCl नमक हो गया, NaCl नमक हो गया, ये सब क्या है, यौगिक हैं। तो शुद्ध तत्व हैं या यौगिक से मिलकर बना होता है। तो ये मिश्रण की परिभाषा हो गई, आपको याद रखना है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं मिश्रण के बाद क्या पढ़ना है हमको। मिश्रण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिश्रण के हम प्रकार पढ़ेंगे। मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक पराक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक पराक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी मिश्रण जो है उसको हम भौतिक पराक्रम का मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा हुआ है, जैसे छानना हो गया, घोलना हो गया, ठीक है। जैसे ओसाना बोलते हैं, ओसाते हैं ना, ओसाना हो गया। ये सब चीज़ों की मदद से हम इन पदार्थों को, तत्वों को हम क्या करते हैं, पृथक। पृथक का मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, पृथक का मतलब उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब जैसे दूध ही ले लो, दूध के बारे में जैसे है तो उसमें हमने पढ़ा भी है, वसा होती है यानी चर्बी, घी, पानी होता है, ठीक है, और उसके अंदर प्रोटीन होता है। अब ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको छान के, इसको अलग करके, कैसे भी करके भौतिक पराक्रम की मदद से इसको आप अलग नहीं कर सकते। इसको कैसे कर सकते हैं, रासायनिक पराक्रम से अलग कर सकते हैं, लेकिन मिश्रण को हम भौतिक पराक्रम की मदद से अलग नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। हम क्या जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण यानी भाप बनाना। पानी को जब हम तपेली में गर्म करते हैं और पानी गर्म होकर भाप बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, वाष्प का बनना। होता क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जैसे तपेली है, तपेली के अंदर आपने नमक और पानी ले लिया है। क्या ले लिया है, नमक और पानी का घोल दिया है अंदर। अब मुझे उसको अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको गर्म करूँगा पानी को। अब पानी क्या होगा, धीरे 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 पानी भाप में बदल जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण।
अब धीरे धीरे पानी वाष्प में बदल जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बहुत सारा नमक बच जाएगा, इसके अंदर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। इस तरह पानी अलग हो ऊपर चला गया और नमक नीचे आ गया गर्म करने से। ठीक है, तो यही बात ये कहना चाहता है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि, उसका नाम है वाष्पीकरण अथवा आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। पृथक का मतलब अलग किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड क्या है, अपने आप में एक पदार्थ है, नमक है ना, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक किया जा सकता है। इसको क्या कह सकते हैं, रासायनिक अणु में पृथक किया जा सकता है। इसको भौतिक विधि से नमक को सोडियम क्लोराइड को अलग नहीं किया जा सकता। अगर सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोराइड को अलग करना है तो रासायनिक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। चीनी में सारे के सारे जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, एक ही पदार्थ होता है, इसलिए वो शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। सब में इसका यौगिक क्या सम होता है, समान होता है। इसको चीनी को हम शर्करा कहते हैं विज्ञान की भाषा में, या ग्लूकोज भी कहते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। पेय पदार्थ जो है, पीने वाले जो पदार्थ हैं वो और मिट्टी में देखो एक समान कण नहीं होते। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षिक गुण एक समान होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि कोई एक पदार्थ है, जैसे मैंने आपको बताया नमक है, तो नमक के अंदर नमक के जितने भी कण होंगे सब कैसे होंगे, एक समान गुणधर्म वाले होंगे, एक समान गुण वाले होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार, मतलब उसके अंदर जो अवयव हैं, पदार्थ के अंदर जो अलग अलग घटक हैं, जो अवयव हैं, घटक हैं के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है, यानी कोई भी पदार्थ है उसको आप मिला रहे हो, उसके अंदर कौन से घटक मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उसके आधार पर मिश्रण के प्रकार को तय किया जा सकता है। इस तरह मिश्रण के कितने हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के पेज पर। दूसरे नंबर के पेज पे तो क्या दिया है, ये पूरा क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप अभी अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्रियाकलाप ही है। यहाँ से देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, ये जो प्रयोग दिया है मैं इसको बता देता हूँ। इसमें प्रयोग के अंदर करना क्या है, देखो तो सबसे पहले इसको छानक पत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, छानक। ये कागज़ का होता है, गोल कट होता है, जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़े का टुकड़ा, उसी तरह ये गोल होता है इस तरह से, और पेपर होता है एक, इसको इसलिए हिंदी में बोलते हैं छानक, छानने वाला पत्र, पेपर। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, पहले यहाँ से मोड़ देते हैं, आधा मोड़ देंगे इस तरह हो जाएगा। इसके बाद वापस यहाँ से मोड़ देंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ये उसकी तरह छन्नी की तरह बन जाएगा, कुप्पी की तरह बन जाएगा, छानक पत्र का शंकु आकार हो जाएगा। अब क्या करना है, ये आपका फनेल है, फनेल जिसको मेरे ख्याल से कहीं कहीं कुप्पी भी कहते हैं, फनेल है। फनेल में क्या कर दिया, देखो इसने कागज़ को लगा दिया, ये जो कागज़ लिया था ना ये फनेल के अंदर इसने लगा दिया। ठीक है, या कीप कहते हैं, कीप, अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में कीप कहते हैं। ये प्लास्टिक का होता है, इस प्लास्टिक का कीप होता है। इसके अंदर क्या कर देंगे, ये जो कागज़ इसने मोड़ा था ये अंदर डाल दिया। अब ऊपर क्या होती है, कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ होती है, छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव। अब क्या किया इन्होंने, जो भी इन्होंने घोल बनाया था ऊपर जो क्रियाकलाप में दिया हुआ है, उस घोल को क्या किया है, इस कांच की छड़ के ऊपर गिराया उन्होंने। ठीक है, इधर गिराने से क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, जो बड़े कण हैं वो क्या होंगे, इस पेपर पर ऊपर रुक जाएंगे जो कण, और बाकी जो जो घुल गया है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस परख नली में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, छानने की निस्यंदन प्रक्रिया।
छानने की प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप चाय छानते हो छन्नी से, ऐसे इसने क्या ले लिया है, एक छानक पत्र ले लिया है और छानक पत्र की मदद से इसने इस घोल को छान दिया है। तो ऊपर कुछ कण बच गए और नीचे कुछ कण बच गए, ये निस्यंदन प्रक्रिया हो गई, छानने की प्रक्रिया हो गई। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे ये बताता है पदार्थ से आप क्या समझते हो, पदार्थ क्या कहते हैं। इसका उत्तर मैं आपको, आप खुद कोशिश करना, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हमें क्या किसके बारे में पढ़ना है, विलयन के बारे में पढ़ना है, निलंबनों के बारे में पढ़ना है और क्लोराइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उत्तर पदार्थ से आप क्या समझते हैं, मतलब पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। अभी हमने पहले चैप्टर में शायद पढ़ा है पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं, अपने आसपास कोई भी चीज़ जिसमें वजन हो और जगह घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है समांगी और विसंगम मिश्रण, समांगी और विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताओ। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब है समांगी का मतलब समान अंग। तो ऐसा मिश्रण जिसके अंदर दो से अधिक चीज़ों को मिला दो ना, तो पता ही ना चले कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है। जैसे मैंने बोला आपको, जल ले लिया, पानी ले लिया, सॉरी जल ले लिया और हमने चीनी ले लिया और उसी के अंदर नमक को मिला दिया। अब मैंने इन तीनों को घोल लिया, नमक मिला दिया, जल, चीनी और नमक ले लिया हमने, इनको घोल दिया। अब घोलने पे क्या आप बता सकते हो दूर से गिलास को, कांच का गिलास लेके, कि उसके अंदर क्या है, कुछ घुला है कि नहीं घुला है। तो ये तीनों मिश्रण आपस में इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त की तरह, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण। इनको अलग अलग तरीके से हम नहीं देख सकते। और विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि आप इनको कितना भी मिलाओ, अगर मिला दो बहुत झटके से ज़बरदस्ती थे, थोड़ी देर बाद वापस अलग हो जाएंगे। जैसे इसका उदाहरण है, विसमांगी मिश्रण का क्या उदाहरण है, पता है किसी को। विसमांगी का उदाहरण है, पानी ले लिया आपने और क्या ले लिया, तेल ले लो, तेल, पानी और तेल। अब पानी और तेल को आप मिलाओ और खूब मेहनत करके मिला दो, थोड़ी देर रहने दो, देखो पानी और तेल वापस अलग हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको भेज दूंगा PDF में। विलयन क्या है, आ जाते हैं विलयन। देखो अब ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया कि समझ लो ये ग्लास है, अभी ग्लास के अंदर हमने क्या क्या ले लिया है, पानी ले लिया। अब पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, अंदर चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। पानी के अंदर चीनी है। अब जो पानी है यहाँ तक पूरा ग्लास भरा हुआ है, पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो पानी को हम बोलते हैं विलायक। विलायक मतलब जो घोल देता हो, घोलने वाला, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या कहते हैं, जो घुलने वाला है उसको विलेय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, विलेय। तो यहाँ चीनी विलेय हो गई, पानी विलायक हो गया। पानी घुलने वाला हो गया, चीनी घुलने वाली होगी। अब विलेय और विलायक जब मिल जाते हैं, विलेय और विलायक जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, चीनी का घोल यानी विलयन, पानी और चीनी का विलयन बन गया। तो देख लेते हैं विलयन के बारे में। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम ऊपर पढ़ गए अभी, कि ऐसे मिश्रण जिसको आप मिला दो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो विलयन क्या हो गया, पानी के अंदर चीनी का घोल, पानी के अंदर नमक का घोल, ये सब क्या हो गए, आपके विलयन हो गए, ठीक है। ये सब विलयन हो गए। उसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 2 मिलियन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो हम उसको क्या कह देंगे बेटा, उसको हम विलायक कह देंगे, उसको हम विलायक कह देंगे। जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी जैसे चीनी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया था विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विलेय कहते हैं। इस तरह विलायक और विलेय मिलने से क्या बन जाता है,
विलयन बन जाता है। उदाहरण देख लो, नींबू जल, नींबू और पानी, सोडा जल, सोडा और जल, सोडा पानी मिलता है ना बाहर, आदि विलयन के उदाहरण है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार सकते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिली हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खाली पानी वाले यानी द्रव स्वरूप में ही विलयन हो, द्रव स्वरूप में विलयन ऐसा नहीं है। इसमें मिश्र धातुएं और गैसीय विलयन भी हैं, ठोस स्वरूप में भी हैं, ठीक है, ठोस स्वरूप में भी हैं और वायु स्वरूप में भी विलयन होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखेंगे सब लोग कि विलयन, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन के कणों में क्या होती है? समांगिकता, यानी समान अंगिता, वही समांगी होते हैं। सारे के सारे जो विलयन होते हैं उसमें विलयन और विलायक एक दूसरे में अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए, उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू के अंदर आप पानी मिला दो, पानी के अंदर नींबू मिला दो, तो आप मिलाने के बाद अगर आप शुरुआत में पानी पियोगे या बाद में पियोगे, ये बीच में पियोगे, मतलब आधा पानी पी लिया और रख दो, वापस आधा पानी पी लिया, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि नींबू कम हो गया या ज़्यादा हो गया। सब जगह नींबू का जो स्वाद है वो कैसा रहेगा? समान ही रहता है, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। ठीक है, क्या बताता है चीनी और नमक का घोल जो है पानी के अंदर, कि चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं, अंदर समान रूप से घुल गए, पानी के साथ एकदम पक्की दोस्ती कर लिए, तो समान रूप से वितरित हैं। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, मिश्र धातुएं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मिश्र धातुएं, इसका थोड़ा सा बहुत उपयोग है 10वीं में, इसलिए। अब मिश्र धातुओं का मतलब क्या हो गया? देखो, ये धातुओं के समांगी मिश्रण है। मैंने भी बताया कि जो विलयन होते हैं वो ऐसा नहीं है कि खाली वो द्रव अवस्था में ही पाए जाते हो, पानी की तरह, ठोस में भी पाए जाते हैं और गैस के स्वरूप में भी पाए जाते हैं। अब ठोस में जो पाए जाते हैं वो धातुओं में ज़्यादा करके होते हैं, जैसे मिश्र धातुएं। तो ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। वो आपस में मिले होते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए देखो, अब जो पीतल होता है, आप बोलो पीतल का बर्तन है, तो पीतल के बर्तन के अंदर दो चीज़ होती है। जो पीतल है वो एक प्रकार का मिश्रण है। वो क्या है? मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? देखो, एक तो जिंक धातु होती है उसके अंदर, कौन सी धातु होती है? जिंक। और दूसरी उसके अंदर होती है कॉपर, जिससे तार बनता है, कॉपर का वायर होता है ना, तार। उसमें जो जिंक होती है लगभग 30% होता है और कॉपर जो होता है वो 70% होता है। तो आप देख सकते हो कि जिंक जो है वो 30%, कॉपर 70%, दोनों मिल जाता है तो क्या बना देता है? पीतल। पीतल के जो बर्तन आते हैं वो, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का ठोस का मिश्रण, मिश्र धातुओं का एक उदाहरण है। अगर आपको परीक्षा में आता है कि मिश्र धातु का उदाहरण दो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो ऐसी धातुओं क्या होता है जो जिनका मिश्रण कैसा हो? समांगी मिश्रण हो, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। ऐसी धातुओं को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं। उदाहरण के तौर पर क्या लिखोगे आप? उदाहरण के तौर पर आप पीतल लिखोगे जिसके अंदर जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है। किसी विलयन को दो भागों में, मैंने अभी ये समझा दिया था, देखो आप, विलयन को क्या कर सकते हैं हम? दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है उसको विलायक कहते हैं, जो घोलता है, पानी जो घोलता है उसे विलायक, और जो घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। विलय, विलय भी कहते हैं अथवा विलेय कहते हैं, में बांटा जाता है। अब देखो, विलयन का विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता हो, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको परिभाषा में विलायक क्या याद? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जिसकी मात्रा
विलयन में अधिक हो। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो, जैसे पानी। पानी और नींबू का, पानी और चीनी का समझ लो हमने विलयन बना दिया। तो पानी जो है वो विलयन के अंदर ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको हम क्या कह देंगे, विलायक। अब जो कम मात्रा में है जैसे चीनी, तो विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। कम मात्रा में होता है और विलायक में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पे विलायक और विलयन की परिभाषा हो गई है। और अगर आपको उदाहरण देना है तो पानी और नमक का उदाहरण दे देने का। तो जो पानी है वो क्या है, एक प्रकार का विलायक है, और जो नमक है या चीनी है वो क्या है, विलेय है, विलय है। वो विलय विलय कहते हैं, विलय नहीं कहते हैं। ये रहा विलय, विलय कहते हैं। ठीक है, अब उसका एक उदाहरण देख लेते हैं अपने। तो उदाहरण देख लेते हैं विलयन का। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है। तरल मतलब द्रव्य वाला, पानी जैसा तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है, जो घुल जाती है, जो कम मात्रा में होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय। और जल जो अधिक मात्रा में, उसको विलायक कहते हैं। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। अब दूसरा है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। आयोडीन, आयोडीन आप जानते हो, बोलते हैं आयोडीन, नमक के अंदर आयोडीन है, तो वो आयोडीन हो गया। अल्कोहल का मतलब शराब, जो लोग शराब पीते हैं ना वो अल्कोहल। उसको दोनों को हम मिला दें तो विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आयोडीन और अल्कोहल मिल जाता है दोनों, तो उसका एक नाम रख दिया है इन्होंने, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन उसका नाम रख दिया है। इसमें आयोडीन विलेय है। आयोडीन क्या है, विलेय है, क्योंकि आयोडीन क्या है, कम मात्रा में होता है और ये घुल जाता है। और अल्कोहल घोलता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में होता है, तो अल्कोहल क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं उन सब शब्दों को वापस समझा दूंगा। और एक बार आप वीडियो देख रहे हो, अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो वापस उसको पीछे ले जाओ वीडियो को और वापस देखो। इसके बाद आता है वात युक्त पेय। क्या आता है, वात युक्त पेय। और वात युक्त पेय का मतलब क्या हो गया, जैसे सोडा जल। तो आपने देखा होगा कि जल जो है उसके अंदर CO2 गैस को भरा जाता है। जल के अंदर CO2 गैस को, जब आप सोडा वाली दुकान पे जाते हो ना, तो शीशे की बोतल होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है, और वो मशीन के द्वारा उसके अंदर एक गैस भरता है। वो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उस गैस को वो भर देता है, तो वो क्या हो गया, इसके अंदर इसको घोल रहा है वो। तो जल क्या हो गया आपका, विलायक। ज़्यादा है ना, और घोल भी रहा है, विलायक उसमें घुल रहा है। और CO2 क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। CO2 विलेय हो गया। कोक भी है, कोक यानी कोयला होता है। कोक का मतलब मेरे ख्याल से जो कोक आता है वो पेप्सी है, कोको कोला है, वो सब कोक हो गया। इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। देखो विलयन है, पानी के अंदर क्या गया, गैस डाल दिया है। इनमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है। कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है, अंदर घुलती है जल के अंदर, तो जल क्या हो गया आपका, पानी क्या हो गया, विलायक। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने भी बताया ना, CO2 से दर्शाते हैं, तो विलेय हो गई। जल विलायक है। जल क्या है, विलायक है, जल विलायक है। उसके बाद आता है वायु गैस में गैस का विलयन। अब गैसों में देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा ठोस और तरल का, द्रव्य का। उसके बाद इधर भी देखो आयोडीन ठोस है, अल्कोहल द्रव्य है। उसके बाद हमने पढ़ा जल और वायु का, जल और वायु, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद अब पढ़ेंगे वायु में गैस का विलयन। एक गैस दूसरे के साथ मिलती है। अब ये कैसे होता है वो देख लेते हैं हम लोग। उसके अंदर क्या होता है, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। अब जो हवा हमारे आसपास है, ठीक है, हमारे आसपास जो हवा है उसके, वो भी एक प्रकार का विलयन है। ठीक है, अब उस विलयन में क्या है, 21% ऑक्सीजन होती है। हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, और 78% क्या है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। उनका समांगी मिश्रण अच्छी तरह मिल गए। अब इसके अंदर अगर मैं आपको पूछूं कि विलायक क्या है, तो विलायक जो ज़्यादा मात्रा में हो तो नाइट्रोजन हो गया, और
विलेय क्या है? ऑक्सीजन, जो कम मात्रा में है, 21% ही है, तो वो विलेय हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देख लो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो वायु का विलायक कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वायु जो है, पूरा वायु, टोटल वायु जो है उसको हम विलयन कहते हैं। उसके अंदर जो नाइट्रोजन वायु है, नाइट्रोजन है जो 78% है, वो क्या हो गया आपका विलायक। और जो दूसरी गैस है कम मात्रा में उपलब्ध होती है, जैसे ऑक्सीजन है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, ये सब क्या हो गया अंदर विलेय है, घुले हुए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, विलयन के गुण क्या होते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी घोल दिया तो क्या गुण होगा, विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी पानी और चीनी हमको पता नहीं चलेगा, चीनी अंदर दिखाई नहीं देगा, वो एकदम समांगी मिश्रण हो जाएंगे, अच्छी तरह घुल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो विलयन के कण का व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जो विलयन के अंदर कण होते हैं, वैसे तो हमको पानी के अंदर कुछ दिखता नहीं है, अंदर घुला रहता है, बट अंदर छोटे छोटे जो विलयन के कण होते हैं, उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कितना होता है बेटा, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर यानी बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब कितना है, देख लो, 10⁻⁻⁹, यानी अगर 10⁻⁻⁹ है इस तरह से, ठीक है, और नीचे 1 है, मुझे माइनस हटाना है, अब आपको मैंने बताया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1/10⁹ बटे में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 के बटे में 1 लिख दो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे जीरो लगा के भाग दे दो। यानी अगर आप इसको भाग देते हो तो 0.00000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 1, इतना मीटर, इतना छोटा है, इतना छोटा है विलियन। ठीक है, तो छोटे होते हैं इसलिए भी हमें आँख से खुली आँख से नहीं दिखा सकते, इसलिए जल और चीनी का जो विलियन है हमें पता नहीं चलता है कि उसके अंदर चीनी मिली हुई है। हाँ, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मशीन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ तो है अंदर। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। अगर आपने कांच का गिलास है, उसके अंदर आपने चीनी का घोल डाल दिया, नमक डाल दिया, अब अगर उसको प्रकाश से टॉर्च जलाते हो तो वो क्या होता है, आर पार हो जाता है, पता नहीं चलता है कि अंदर कुछ है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं हमने देखा बहुत छोटे होते हैं, तो प्रकाश के बीच में अवरोधकता उत्पन्न नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या है, प्रकाश कहाँ दिखाई देगा, जहाँ रुकेगा। अब आप लाइट अगर टॉर्च छत पे आके जलाओ ऊपर की तरफ तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप दिखाओ और अपना हाथ बीच में लाओ तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो उसमें अवरोध कर रहा है। तो प्रकाश के रास्ते में जब कोई चीज़ आएगी तभी प्रकाश दिखाई देता है। इसके बाद है छानने की विधि। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता है। अब चीनी को घोल दिया है हमने, ठीक है, नमक को घोल दिया पानी के अंदर, अब सोचो कि हमें इसको मैं छान लूँ और छान के चीनी को अलग कर दूँ, पानी को अलग कर दूँ, तो क्या कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बढ़ते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने चीनी को घोल दिया है अच्छी तरह से और उसको रख दिया है तो चीनी के कण नीचे बैठ जाएंगे, नहीं। हाँ, बालू के कण होंगे, विसमांगी मिश्रण होगा, जैसे आपने पानी लिया और उसके अंदर बालू डाल दिया और आपने घोल दिया है, और अब थोड़ी देर उसको क्या करते हो, ऐसा रख दोगे तो नीचे बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो विसमांगी मिश्रण है, वो विलयन नहीं है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखना है, समझना है, और नहीं जो प्रश्न समझ में आ रहा है या जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको मुझसे पूछना है। ठीक ठीक है।